नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। विवाह, मैरिज, शादी, ये एक ऐसा शब्द है जिससे हम सभी परिचित हैं। हम सब अपने आसपास वैवाहिक जोड़ों को भी देखते हैं, विवाह संबंध के अर्थ को भी समझते हैं। फर्स्ट ईयर में आपने विवाह से रिलेटेड समाजशास्त्री जो अवधारणा है उसको भी समझा था। आज हम सामाजिक मानवशास्त्र के आपके प्रश्न पत्र में जनजातियों में विवाह के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। जनजातीय विवाह को समझने से पहले हम संक्षिप्त में विवाह के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। विवाह जो है वो सामाजिक जीवन की या किसी भी समाज की एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था के रूप में जाना जाता है। स्त्री और पुरुष के बीच विवाह संबंध स्थापित होकर ही परिवार की स्थापना होती है और परिवार से ही नातेदारी की स्थापना होती है। यानी कुल मिलाकर विवाह वो एक मूलभूत इकाई के रूप में हम उसे देख सकते हैं जिसके माध्यम से किसी भी समाज में संबंधों का निर्माण होता है। विश्व में ये माना जाता है कि कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसमें विवाह का जो संबंध है वो किसी न किसी स्वरूप में मौजूद ना हो। यानी सभी समाजों में हम विवाह नामक संस्था को देख सकते हैं। विवाह को परिभाषित करते हुए लूसी मेयर कहते हैं, विवाह की परिभाषा यह है कि वह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिससे स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाए। यानी स्त्री और पुरुष जब एक संबंध में स्थापित होकर किसी बच्चे को जन्म देते हैं तो वो जो संबंध है जिसे समाज द्वारा मान्यता मिलती है और बच्चे को वैधता मिलती है, उस संबंध को हम विवाह कहते हैं। WHR रिवर्स जो हैं वो कहते हैं कि जिन साधनों से मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जा सकती है। यानी जो प्रारंभिक वैज्ञानिक हैं उन लोगों का विशेष रूप से ये मानना है कि विवाह नामक संस्था की उत्पत्ति जो है, प्रारंभ जो है वो कहीं ना कहीं यौन संबंधों के नियमन से जुड़ा हुआ है। स्त्री और पुरुष जो दो विषम लिंगी माने जाते हैं, ऑपोजिट सेक्स माने जाते हैं, वो यौन संबंध स्थापित कर सकते हैं, परंतु कौन पुरुष किस स्त्री के साथ यौन संबंध स्थापित करे, कौन सी स्त्री किस पुरुष के साथ यौन संबंध स्थापित करे, उनमें एक नैतिकता, उनमें एक बाउंडेशन या एक प्रकार का बंधन विकसित करने के लिए और साथ ही साथ उन यौन संबंधों से उत्पन्न संतानों को वैधता देने के लिए कहीं ना कहीं विवाह नामक संस्था का प्रारंभ हुआ। वेस्टरमार्क कहते हैं, वेस्टरमार्क ने किताब भी लिखी है, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिजेस, यानी मानव विवाह का इतिहास। वो कहते हैं विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और जिसमें विवाह करने वाले व्यक्तियों के और उससे पैदा हुए संभावित बच्चों के एक दूसरे के प्रति होने वाले अधिकारों एवं कर्तव्यों का समावेश होता है। एक बहुत ब्रॉड डेफिनेशन वेस्टरमार्क ने दी है। पहली बात तो वो ये कहते हैं कि विवाह में एक स्त्री और एक पुरुष हो ये आवश्यक नहीं है, एक या एक से अधिक पुरुष और एक या एक से अधिक स्त्रियों के बीच होने वाला संबंध है जिसे प्रथा या कानून मान्यता देता है, यानी सामाजिक स्वीकृति होना आवश्यक है और साथ ही साथ उनसे उत्पन्न बच्चों के प्रति उनके अधिकार और कर्तव्य, इनका भी उसमें समावेश होता है। इसी प्रकार मजूमदार और मदान कहते हैं कि विवाह में कानून या और धार्मिक आयोजन के रूप में उन सामाजिक स्वीकृतियों का समावेश होता है जो दो भिन्न लिंगियों को यौन क्रिया और उससे संबंधित सामाजिक आर्थिक संबंधों में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान करती है। यानी कानून या धार्मिक आयोजन या कानून और धार्मिक आयोजन दोनों चीज़ों में के रूप में जो सामाजिक स्वीकृति दो भिन्न लिंगियों को मिलती है, जिसमें न सिर्फ उन्हें यौन क्रिया करने का अधिकार है बल्कि आपस में सामाजिक आर्थिक संबंधों के भी उनके
अधिकार है। यानी एक अधिकारों और कर्तव्यों की एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से दो भिन्न लिंगी आपस में एक दूसरे के साथ जीवन निर्वाह करते हैं। तो कुल मिलाकर विवाह जो है वो हम कह सकते हैं कि वह साधन है जो दो विषम लिंगियों को यौन संबंध स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान करता है, और इसका मुख्य कार्य विषम लिंगियों को सापेक्ष रूप से स्थायी संबंधों में बांधना, संतानोत्पत्ति, बच्चों का पालन पोषण और समाजीकरण करना है। विवाह के उद्देश्यों की जहाँ तक हम चर्चा करते हैं, तो जो अभी तक हमने परिभाषाएं पढ़ी उनसे इतना स्पष्ट होता है कि यौन संबंधों को सामाजिक मान्यता देना विवाह का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। संतानोत्पत्ति करना, या ये कहें कि वैध संतानोत्पत्ति करना, जिनके माध्यम से आप एक परिवार का निर्माण कर सके और एक इमोशनल बंधन में व्यक्ति बंध सके। अलग अलग धर्मों में विवाह के कुछ अलग अलग उद्देश्य बताए गए हैं। कहीं पर धर्म या धार्मिक क्रियाओं की पूर्ति पर बहुत अधिक बल दिया गया है, जैसा कि हिंदू धर्म में माना गया है कि विवाह का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि इसके माध्यम से व्यक्ति जो है अपने जो धार्मिक उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति कर सकता है। यौन संतुष्टि की पूर्ति करना या यौन संतुष्टि प्राप्त करना, संतानों का समाजीकरण करना, ये सभी विवाह के उद्देश्य हैं। इसके अतिरिक्त जनजातीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो विवाह का एक प्रमुख उद्देश्य आर्थिक उद्देश्य भी रहा है। कई जनजातियों में जो सहयोग और श्रम विभाजन है वो आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जो जनजातियां जंगल से फल फूल एकत्रित करती हैं या बास्केट्स बनाती हैं या कुछ इस प्रकार के कार्यों में इन्वॉल्व हैं जिसमें पुरुषों को स्त्रियों की मदद की भी आवश्यकता होती है, वहाँ पर किसी स्त्री से श्रम करवाकर उसे पैसे देने की बजाय ये माना जाता है कि विवाह के माध्यम से एक स्त्री को अपने घर में रखा जाए और वो दोनों मिलकर सहयोग और श्रम विभाजन के आधार पर अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें। तो विवाह के जो उद्देश्य हैं उनमें हम आर्थिक उद्देश्यों को भी देख सकते हैं। बहुत सारी जनजातियां हैं। अंडमान द्वीप निवासी जो हैं वो मुरिया गोंड जनजाति है, कदार लोग हैं। इन लोगों में विवाह के आर्थिक उद्देश्य पर बहुत अधिक बल दिया गया है। मर्डॉक जो विद्वान हैं उन्होंने लगभग 250 समाजों का अध्ययन किया था और उसके आधार पर उन्होंने कहा कि सभी समाजों में विवाह के 3 सबसे प्रमुख उद्देश्य हैं: यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग और संतानों का समाजीकरण। तो ये कुल मिलाकर विवाह के प्रमुख उद्देश्य हम मान सकते हैं। जनजातियों में विवाह संबंधी कुछ निषेधों की भी व्यवस्था होती है, जो कि बेसिकली हम सिर्फ जनजातियों में नहीं और जगह भी देखते हैं, सभी समाजों में देखते हैं। परंतु क्योंकि हम यहाँ पर विशेष रूप से जनजातियों के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ को समझ रहे हैं, तो 3 प्रकार के निषेधों की व्यवस्था यहाँ पर मानी गई है। निषेध का मतलब होता है किसी कार्य को करने की मनाही होना, प्रोहिबिशन होना, कुछ करना मना होना। तो विवाह संबंध स्थापित करते वक्त क्या ऐसे नियम है जिसमें उन्हें मना किया जाता है कि आपको ये नहीं करना है और ये करना है। यानी कुल मिलाकर डूज और डू नॉट्स की जो व्यवस्था होती है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो 3 प्रमुख जो निषेध हैं, पहला है निकटाभिगमन निषेध। निकटाभिगमन निषेध, इसे इंसेस्ट टैबू कहा जाता है। जो नाम से समझ में आता है, जो पास के जो नज़दीक के जो संबंध हैं उनमें आपस में संबंध स्थापित नहीं हो सकता। मर्डॉक कहते हैं यदि इसके सहभागी यानी विषमलिंगी यौन क्रिया के सहभागी, विवाह के सहभागी और यौन क्रिया के सहभागी एक दूसरे के वास्तविक, काल्पनिक या कृत्रिम नातेदारी के बंधनों में इस प्रकार बंधे हुए हैं कि उनके यौन संबंध सांस्कृतिक रूप से मना है, इसका मतलब वो निकटाभिगमन की श्रेणी में आते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन और इसे स्पष्ट कहते हैं कि सही शब्दों में कहें तो निकटाभिगमन यौन संबंधी पाप या अपराध है जो परिवार के निकट संबंधियों जैसे पिता पुत्री, माँ पुत्र, भाई बहन के बीच यौन संबंधों के कारण पनपता है। कुल मिलाकर विवाह संबंधी ये निषेध सभी जगह पर
व्यापक रूप से माना गया है। कुछ जो प्रारंभिक समाज थे उनमें नहीं था, परंतु सामान्यतः ये माना गया है कि माता पिता, संतान, भाई बहन, इन लोगों में आपस में विवाह नहीं हो सकता। ये सबसे क्लोज रिलेशन है, प्राथमिक संबंधी हैं, इनसे यौन संबंध स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाती और इनके साथ में विवाह नहीं किया जाता। प्राचीन काल में मिस्र में, फारस में, पीरू में, कांगो की कुछ जनजातियों में इस प्रकार की प्रथा थी। यानी वो आपस में विवाह करते थे, निकट निकट के संबंधी भी आपस में विवाह करते थे, परंतु बेसिकली ये राज परिवारों तक ही सीमित था, क्योंकि उनका ये विचार था कि इस प्रकार के विवाह से, यानी भाई बहनों का विवाह या माता पिता और संतानों का विवाह, इससे रक्त की शुद्धता बनी रहती है, तथा परिवार के बाहर अगर विवाह किया जाता है तो शाही रक्त जो है वो अशुद्ध हो जाता है। और ये भी माना जाता था कि उच्चतम राजा वो है जो भाई बहन के परस्पर विवाह से उत्पन्न होता है। यानी ब्लड की प्योरिटी या रक्त की पवित्रता पर वहाँ पर बहुत अधिक बल दिया जाता था और इसीलिए वो निकट के संबंधी आपस में विवाह करते थे। परंतु मोटे तौर पर देखें तो किसी भी समाज में इस प्रकार की परंपराएं वर्तमान समय में नहीं है। बहुत सारी इसके पीछे वजहें हो सकती है। अगर एक ही परिवार के सदस्य आपस में विवाह करेंगे तो उनके संबंधों में एक प्रकार का भ्रम पैदा हो जाता है। एक पिता यदि अपनी पुत्री से समागम करता है तो पुत्री जो है वो मतलब पिता की पुत्री भी होगी और पत्नी भी होगी। माँ अगर बेटे से विवाह करती है या भाई बहन आपस में विवाह करते हैं तो उनके बच्चे आपस में मामा भांजे या भतीजा भी होंगे और साथ ही साथ में पिता पुत्र के रिलेशन भी होंगे। तो इस प्रकार से संबंधों में भी भ्रम पैदा होता है और साथ ही साथ भूमिकाओं में भी भ्रम पैदा होता है। यानी किसका किसके प्रति क्या दायित्व है। पुत्री पिता के प्रति पत्नी की भूमिका निभाए या पुत्री की निभाए, पुत्र माँ के प्रति पति की भूमिका निभाए या पुत्र की भूमिका निभाए। तो इस प्रकार के कन्फ्यूजन्स जो हैं वो ना रहें, इसलिए इस प्रकार के विवाह जो है वो कभी भी प्रचलित नहीं रहे हैं। इसके अलावा वातावरण जो है परिवार का वो संघर्ष में ना हो। यानी अगर एक ही परिवार में जो पिता है और पुत्र है दोनों अपनी माँ के पति हैं, दोनों उसके यौन संबंधी हैं, तो उससे घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, संघर्ष ये सारी भावनाएं भी पैदा होती है। जबकि परिवार का आधार जो है वो प्रेम, स्नेह, त्याग और बलिदान है। तो इस प्रकार की सिचुएशंस न खड़ी हो, इसके लिए निकटाभिगमन निषेध जो है वो प्रारंभ से लागू किया गया है। इंसेस्ट टैबू के माध्यम से हमेशा इस चीज़ को अपनाया गया है कि जो आपस में रक्त संबंधी हैं, निकट संबंधी हैं, वो आपस में विवाह ना करें। दूसरा ये भी माना गया कि अगर हम दूसरी जगह विवाह करते हैं तो वो वैवाहिक मैत्री जो है उससे हमारे जान पहचान बढ़ती है, संपर्क बढ़ते हैं, सुरक्षा और आर्थिक सहकारिता भी पनपती है। यही कारण है कि निकटाभिगमन के साथ साथ में बहिर्विवाह को दूसरे नियम के रूप में जोड़ा गया है। पहला नियम है निकटाभिगमन निषेध और दूसरा है बहिर्विवाह। बहिर्विवाह या एक्सोगैमी जो है, निकटाभिगमन को रोकने के लिए ही बहिर्विवाह का नियम बनाया गया। बहिर्विवाह से तात्पर्य है जब कोई व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उससे बाहर विवाह करे। यानी जिस भी समूह का वो सदस्य है उस समूह के अंदर वो अपने जीवन साथी का चयन न करके बाहर विवाह करे। ये समूह कौन सा होगा, ये अलग अलग जनजातियों में अलग अलग है। कहीं पर परिवार को बहिर्विवाही समूह माना गया है, यानी अपने परिवार में विवाह नहीं करेंगे, उसके बाहर किसी दूसरे परिवार में करेंगे। गोत्र को बहिर्विवाही समूह माना गया है। टोटम समूह को बहिर्विवाही समूह माना गया है, यानी एक ही टोटम की पूजा करने वाले लोग जो हैं वो आपस में विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी जो उत्पत्ति है वो किसी एक टोटम से मानते हैं। इसका मतलब वो सब आपस में भाई बहन हैं। क्यों? क्योंकि उनके पिता या उनके जनक या उनके उत्पत्ति का जो कारण है वो एक ही है। इसका मतलब वो आपस में भाई बहन है, तो वो आपस में विवाह नहीं करेंगे। तो कहीं पर परिवार, गोत्र, टोटम समूह, कहीं पर गांव बहिर्विवाह भी प्रचलित होता है कि एक गांव के सदस्य जो हैं
वो आपस में विवाह नहीं करते, गांव से बाहर अपना जीवन साथी ढूंढना होता है। तो इस प्रकार से बहिर्विवाह की परंपरा भी बहुत सारे समाजों में रही है। इसके पीछे भी मेजर वजह यही रही कि बाकी लोगों से हमारा संपर्क स्थापित हो सके, उनसे हमें एक सिक्योरिटी मिल सके, क्योंकि जब आपके किसी जगह से संबंध स्थापित हो जाते हैं तो धीरे धीरे उनसे मित्रता आपकी बनती है, वो आपके संबंधी हो जाते हैं और उनसे आपको आर्थिक सुरक्षा भी मिलती है और साथ ही साथ में आप राजनीतिक दृष्टि से भी उनसे सेफ रहते हैं। तो इस प्रकार से बहिर्विवाह की परंपरा को बहुत सारे समाजों में अपनाया गया। तीसरा जो नियम है विवाह से संबंधित, उसे हम कहते हैं अंतर्विवाह या एंडोगेमी। ये बहिर्विवाह से बिल्कुल ऑपोजिट है। इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति अपने ही समूह में विवाह करेगा। कुछ समूह जो है वो बहिर्विवाही होते हैं, जैसे वंश है, गोत्र है, परिवार है, ये बहिर्विवाही समूह होते हैं। परंतु कुछ समूह जो है वो अंतर्विवाही होते हैं। जैसे अगर हम जाति की बात करते हैं तो जाति एक अंतर्विवाही समूह होता है और जाति की जितनी गोत्र होती हैं वो बहिर्विवाही होती हैं। यानी एक गोत्र के सदस्य अपनी ही गोत्र में विवाह नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि गोत्र उनके लिए बहिर्विवाही समूह है, लेकिन अपनी ही जाति में विवाह करेंगे। यानी अपनी गोत्र छोड़कर अपनी जाति की किसी दूसरी गोत्र में वो विवाह करेंगे। जाति एक अंतर्विवाही समूह माना जाता है। अंतर्विवाही समूह के रूप में कोई भी वंश, गोत्र, युग्म संगठन, उपजाति, जनजाति या कोई भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोग हो सकते हैं। डॉक्टर रिवर्स कहते हैं कि अंतर्विवाह से अभिप्राय है उस विनिमय का जिससे अपने समूह में से ही विवाह साथी चुनना अनिवार्य होता है। जैसे टोडा जनजाति जो है उसमें 2 युग्म संगठन है, टाराथोरोल और टिवालियल। तो ये लोग जो हैं वो अपने अपने युग्म संगठन में ही विवाह करते हैं। इसी प्रकार राजस्थान में जो भील हैं वो भी 2 भागों में बटे हुए हैं, उजले भील और मैले भील। भगत और अभगत उन्हें कहा जाता है। ये भी अंतर्विवाही समूह हैं। यानी उजले भील में ही शादी करते हैं और मैले भील जो है वो मैले भील में ही शादी करते हैं। अंतर्विवाह के नियम का जो कारण है वो ये माना जाता है कि जनजातियों में अपरिचित लोगों के प्रति एक भय की भावना विद्यमान होती है। वे सोचते हैं कि कहीं कोई दूसरा समूह में अगर हम शादी करेंगे तो वो कोई जादू या कोई अन्य क्रियाओं से हमें नष्ट ना कर दे। अतः वो कोशिश करते हैं कि अपने परिचित लोगों के समूह में ही विवाह किया जाए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक समूह की जो अपनी भाषा होती है, संस्कृति होती है, अपने रीति रिवाज होते हैं, अपने व्यवसाय के कुछ सीक्रेट्स होते हैं, कुछ कला होती है जो कि वो नहीं चाहते कि किसी दूसरी जगह पर वो बटे या कहीं और उसका आदान प्रदान हो। तो उसे रोकने के लिए भी वो लोग अंतर्विवाहित पर ही बल देते हैं। इसके अलावा जनजातियों में एक प्रमुख समस्या ये भी रही कि वो भौगोलिक दृष्टि से पृथक रहे हैं। यानी एक पर्टिकुलर जनजाति एक बिल्कुल सुदूर किसी दुर्गम स्थान पर रहती हैं, जिनका अन्य जगहों से कांटेक्ट नहीं है, यातायात के साधन नहीं है, भौगोलिक रूप से पृथक हैं। तो इन कारणों से वो अंतर्विवाह की परंपरा में ही विश्वास रखते हैं। तो ये जो 3 है ये प्रमुख जनजातीय विवाह से संबंधित नियम है। निकटाभिगमन निषेध यानी इंसेस्ट टैबू, बहिर्विवाह यानी एक्सोगेमी और अंतर्विवाह यानी एंडोगेमी। धन्यवाद।